तो बात है 10 नवंबर 2025 की शाम की, जब भारत की राजधानी दिल्ली एक जोरदार धमाके से दहल उठी। आज हम इस पूरी घटना की हर परत को खोलेंगे और ये सारी जानकारी सीधे हमारे दिए गए स्रोतों पर आधारित है। तारीख थी 10 नवंबर और जगह लाल किले के ठीक सामने की वो भीड़भाड़ वाली सड़क। एक बिल्कुल आम सी शाम थी जो अचानक से खौफ और दहशत में बदल गई। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। घटनाओं का जो पूरा क्रम था वो कैसा था। तो देखिए, हुआ यूं कि शाम के करीब 6:45 पर एक Hyundai i20 कार पार्किंग से निकलती है और ठीक 7 मिनट बाद 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जैसे ही ये गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई। 6:55 पर फायर सर्विस को पहली कॉल मिलती है और अगले 20 मिनट के अंदर यानी 7:30 तक पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी। इस हमले की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत आम लोगों ने चुकाई। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग थे जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, जैसे लोकेश अग्रवाल जो किसी अपने से मिलने अस्पताल जा रहे थे, या अशोक कुमार, एक डीटीसी बस कंडक्टर जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे, पंकज सैनी, दिनेश मिश्रा, नोमान और जुम्मन मोहम्मद जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रहे थे, और इनके अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके के फौरन बाद जाहिर है जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया, सुरागों को जोड़ने का। तो आइए देखते हैं कि उन्हें शुरुआत में क्या हाथ लगा। जांच का सबसे बड़ा और पहला सुराग थी वो Hyundai i20 कार जिसे इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोर्सेस के मुताबिक उसकी नंबर प्लेट थी HR26CE 7674। लेकिन इस गाड़ी को ट्रेस करना बिल्कुल आसान नहीं था। इसका असली मालिक था गुड़गांव का मोहम्मद सलमान, जिसने इसे दिल्ली के देवेंद्र को बेचा। फिर देवेंद्र ने इसे अंबाला में किसी को बेच दिया और उसके बाद ये गाड़ी किसके पास गई, ये एक पहेली बन गया। ये एक जानी पहचानी तरकीब है जिसे अपराधी इस्तेमाल करते हैं ताकि उन तक पहुंचना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाए। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और इसे एक आतंकी हमला माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी काफी सख्त था। दिल्ली पुलिस ने तुरंत आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी NIA को सौंप दी गई। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब इसकी कड़ियां दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर फरीदाबाद में जाकर जुड़ती हैं, और सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले की चाबी शायद यहीं छिपी हुई है। हुआ ये था कि दिल्ली में धमाका होने से बस कुछ ही दिन पहले पुलिस एक बड़े आतंकी मॉड्यूल के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जो शायद इस हमले को होने से रोक सकता था। और वहां जो बरामद हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। पुलिस को फरीदाबाद से 3000 किलो से ज्यादा संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट मिला। अब ये वही केमिकल है जो खेती में खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन जाता है। फरीदाबाद में किराए के घर पर जब छापा पड़ा तो पुलिस को सिर्फ विस्फोटक ही नहीं बल्कि 20 टाइमर, बैटरियां, रिमोट, बम बनाने के लिए भारी मेटल, एक रिंकोव राइफल जो एक तरह की कॉम्पैक्ट ऑटोमेटिक राइफल होती है, और एक पिस्तौल भी मिली। और इसी सिलसिले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि एक नाकाम की गई साजिश और दिल्ली में हुए धमाके के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। चलिए अब मुख्य संदिग्ध पर एक नजर डालते हैं। जांच एजेंसियों का शक अब एक ऐसे शख्स पर है जिसका पेशा जान बचाना है। एक डॉक्टर, नाम है उमर नबी। पुलवामा का रहने वाला ये डॉक्टर भी फरीदाबाद की उसी यूनिवर्सिटी में काम करता था जहां वो गिरफ्तार किए गए डॉक्टर पढ़ाते थे। और जैसे ही अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली, उमर नबी फरार हो गया। तो अब यहां 2 थियरीज सामने आ रही हैं। पहली, क्या यह एक सोचा समझा प्लान्ड अटैक था, या दूसरी, क्या यह घबराहट में जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। ज्यादातर सोर्सेज दूसरी बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब उमर नबी को अपने साथियों के पकड़े जाने की भनक लगी तो वो बुरी तरह घबरा गया और उसने जल्दबाजी में एक अधूरे, ठीक से ना बने हुए बम का इस्तेमाल कर लिया। शायद यही वजह है कि बम का असर उतना विनाशकारी नहीं था जितना हो सकता था।
इन सारे तथ्यों से आगे बढ़कर अब ये सोचना भी जरूरी है कि ऐसी किसी त्रासदी के बाद एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ऐसे मुश्किल वक्त में 3 बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहली, सनसनीखेज मीडिया से बचें। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो लोग नफरत फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिना किसी सबूत के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बचें और अपने मन के पूर्वाग्रहों से सावधान रहें। और आखिर में एक सवाल जो पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा है और जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, वो ये कि फरीदाबाद तक 3000 किलो विस्फोटक आखिर पहुंचा कैसे। ये सवाल हमें 6 साल पहले हुए पुलवामा हमले की याद दिलाता है, जब पूछा गया था कि 300 किलो RDX देश के अंदर कैसे आ गया। जवाबदेही का ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।